नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज बोले ठीक है, 1-2 चैप्टर रह गया था। इसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कुछ 1-2 बाकी टॉपिक बचेगा, तो मैं कुछ दिन बाद मैं उसको भी ख़त्म करा दूँगा, ठीक है? आज स्टार्ट करते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतम न्यायालय। ये कौन से पार्ट में आता है और ये इसका ज्यूरिडिक्शन कितना होता है, भारत के कौन-कौन से एरियाज़ पर होता है, इसके क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन इसके लास्ट में मैंने कराए हैं वीडियो में। 15 से 16 मिनट की वीडियो रहेगी, प्लीज़ पेशेंस से पढ़ना। कुछ अगर ना आए समझना तो दोबारा देख लेना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतम न्यायालय कौन से पार्ट में आता है? भाग 5 में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानें कौन से पार्ट में आता है? भाग 5 में आता है और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक, ठीक है? चलो आर्टिकल 124 क्या कहता है कि भारत का एक एससी होगा। देखो मैं एससी प्रोनाउंस करूँगा, बार-बार मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं करूँगा, एससी ही करूँगा मैं। एससी बोले सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 के तहत क्या है? भारत का एक एससी होगा। इसकी स्थापना मतलब इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जन 1950 को। कहाँ? दिल्ली में। ओके, अपन इसको भी याद रखेंगे। और याद क्या रखना है, देखो मैं पीडीएफ तो डाल ही दूंगा। मैंने सारा का सारा इसमें इम्पोर्टेंट ही लिखा है, मैंने कुछ भी अनगर नहीं लिखाया है कि भाई ये पढ़ने वाला नहीं है, याद रखने वाला नहीं है, ठीक है? चलो, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। देखो ये क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। एकीकृत न्यायपालिका क्या है? मान लो ऐसे बना लेता हूँ मैं, फिर समझ आ जाएगा आपको इजीली। ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट, ये रहा आपका हाई कोर्ट, ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट, ये रहा आपका हाई कोर्ट, ये रहा आपका सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है? तो कैसे चलता है? देखो ऐसे चलता है, ऐसे भाई, मतलब एक ही यहाँ से ऑर्डर फॉलो होता है, यहाँ से और नीचे तक चलता है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अलग होगा, हाई कोर्ट का निर्णय अलग होगा, या सबॉर्डिनेट्स का जो जिला, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मतलब जो जिले पे होते हैं, तहसील में होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उसकी बात करता हूँ। तो एकीकृत मतलब एक ही वे में सब चलता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसा हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को, और जैसा हाई कोर्ट मान रहा है ऐसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। अब समझ आया? और ऐसे ही व्यवस्था चलती है। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखाया है एससी, फिर उसके बाद एससी हाई कोर्ट, फिर उसके बाद निचली अदालतें, ठीक है? चलो यहाँ तक हाँ समझ से क्लियर है? अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। कौन? प्रधानमंत्री दे देगा, प्रेसिडेंट दे देगा और गवर्नर दे देगा, और उसके बाद में क्या दे देगा? सुप्रीम कोर्ट दे देगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट की जगह न्यायपालिका दे देगा। तो आपको आंसर प्रेसिडेंट कभी गलती से मत लगा देना। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क किया है इस वर्ड्स को, ओके? उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, योग्यता क्या है? माने सुप्रीम कोर्ट में जज और सीजीआई बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। निवासी की बात नहीं कर रहा वो, निवासी और नागरिक में तो बहुत फर्क होता है। एक रेजिडेंट और एक हाँ सिटीजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। पूछो कैसे? अरे निवासी तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, भारत से आके भारत में बस सकता है, लेकिन नागरिक कौन होता है? जिसने भारत की नागरिकता ली हुई है, ठीक है? तो नागरिक और निवासी में फर्क समझ लेना, वहां निवासी करके आ जाओ कहीं आप। नागरिक होना चाहिए भारत का, एक तो नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसको 5 साल तक या जज हो, 5 साल तक जज हो किसमें? हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में 10 साल तक की उसने वकील वकील हो, वो लॉयर हो 10 साल तक, या फिर प्रेसिडेंट, पीएस क्या है? प्रेसिडेंट की निगाह में कौन हो? फेमस जूरिस्ट, मतलब फेमस वो न्यायविद होना चाहिए। जूरिस्ट का मतलब क्या है? न्यायविद। अरे ये कौन होते हैं? प्रोफेसर्स होते हैं भाई, जुडिशरी के कौन जो प्रोफेसर्स होते हैं वो, उसकी नज़र में वो होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं, या तो नागरिक हो, या 5 साल का जज हो हाई कोर्ट में, या 10 साल की उसने वकीलगिरी करी हो, या फिर कोई फेमस जूरिस्ट हो, ठीक है? और आपको ध्यान क्या रखना है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई आयु का प्रावधान नहीं है। बात समझ आ गई आपको? आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। नो क्राइटेरिया
फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में जज की? प्रेसिडेंट करता है। जब प्रेसिडेंट नियुक्ति कर रहा है तो त्यागपत्र रेजिग्नेशन कौन लेगा? प्रेसिडेंट ही लेगा। बात समझ आ गई? अब ये फोर जज केस है। देखो देखो फोर जज केस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हाँ ऐसे ही बता दूं, बस आपको डेट याद रखनी है। पहला 1982 में हुआ, दूसरा 1993 में हुआ, तीसरा 1998 में हुआ, चौथा 2015 में हुआ। देखिए कॉलेजियम के पीछे था ये क्या था? कॉलेजियम के लिए था। अरे आज भी जो जज चुने जाते हैं तो किसका इसमें कार्यपालिका का हाथ तो होता नहीं है भाई। जज क्या करते हैं, एक अपनी संगठन बना रखा है, उसको क्या कहते हैं? कॉलेजियम कहते हैं। और ये कब आया? इसको बोलते हैं NJAC। कब आया NJAC एक्ट? कब आया NJAC एक्ट? आया 2014 में। ठीक है, इसको इसको क्या करा है संसद, इसको इस पर बहुत विवाद चलता है भाई। न्यायपालिका कहती है कि एक कानूनी मंत्री इस कॉलेजियम सिस्टम में बैठा हो, ताकि जब जजों की नियुक्ति हो तो कोई जो कानून का मंत्री होता है, लॉ मिनिस्टर होता है, लोगों के द्वारा चुना हुआ जो लोग होता है, उसको बैठा हो आप उस कमेटी में। और ये क्या करते हैं NJAC वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले, ये मना करते हैं कि भैया कानून के बारे में तुम्हारा विधि मंत्री क्या जानेगा, लोगों को चुना हुआ वो इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है। तो इस बात को लेकर टकरार चलती रहती है न्यायपालिका और कार्यपालिका में। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि 1982 में, 93, 98, 2015 में चार फोर जज केस न्यायपालिका से संबंधित हैं। शपथ जो ओथ है वो कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? PS दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। टेन्यूअर क्या है? फिक्स नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए न्यून आयु की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे ही कार्यकाल फिक्स नहीं, लेकिन मैक्सिमम एज 65 वर्ष तक ये फिक्स है। 65 वर्ष तक वो जज बना रहेगा। ठीक है, रिमूवल, किसी भी जज का अगर रिमूवल करना होता है ना, तो देखना कौन से आर्टिकल में? 124 के 4 में, क्लॉज 4 में है। और कैसे होता है भाई, आप ये पढ़ने के बाद ना ये समझ पाओ कितना कठिन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल। तभी तो कोई होता नहीं है, कोई विरले ही कभी होता है। अभी हुआ है जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज हैं, जज साहब हैं, उनके जो कैश वैश जो पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि कैसे प्रोसीजर क्या होता है। तो दो उस क्राइटेरिया निर्धारित करे गए, या तो अयोग्य हो सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्य जज बनने के लिए, या फिर उसने कदाचार, मतलब कदाचार किया हो, उसने कुछ करा हो। तो क्या होगा? सबसे पहले बिल जाएगा कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में बिल जाएगा। और बिल कब जाएगा? जब 100 लोगों के साइन चाहिए। देखना क्या क्या ड्रामा होता है, 100 लोगों के साइन चाहिए तो ही लोकसभा में वो बिल आएगा। अब लोकसभा में बिल पता है कैसे पारित होगा? स्पेशल मेजोरिटी से। कैसे पारित होगा? 100 लोगों के साइन से कोई बिल जाएगा तो कैसे पारित होगा वो? 100 लोगों स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, अब लोकसभा ने पारित कर दिया। अब लोकसभा ने जब पास कर दिया वो बिल, तो अब जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में भी वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोकसभा में 100 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, और दोनों ही सदनों में, हाँ, अपर हाउस और लोअर हाउस में उसको स्पेशल मेजोरिटी। जब मैं मेजोरिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको पॉलिटी में, देखना चेक करके प्लेलिस्ट में, तो स्पेशल मेजोरिटी से वो दोनों सदनों में पास होगा। अगर दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पास नहीं हुआ तो वो बिल वहीं कोलैप्स हो जाएगा। तो दोनों बिलों में, दोनों सदनों में ये बिल पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, 100 लोगों के साइन और 50 लोगों के साइन से। उसके बाद अब स्पीकर के पास जाएगा। यहाँ से पास हो गया। अब भैया स्पीकर का अब अधिकार है कि वो उस बिल को कंसेंट दे या ना दे, इस बिल पर साइन करे या ना करे। अगर साइन नहीं करे तो बिल फिर देखो वहां पे कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीकर ने भी पास कर दिया। अब वो जांच कमेटी पे जाएगा कि इस बिल में कुछ खामियां तो नहीं है। अगर जांच कमेटी ने उल्टा सीधा कुछ लिख दिया तो फिर दोबारा से वापस हो जाएगा। जांच कमेटी ने पास कर दिया, उसके बाद अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब भैया प्रेसिडेंट का भी अधिकार है कि उस बिल को हामी दे या ना दे। आप समझ रहे हो कितने कितने सारे गेट हो, फायर वॉल्स हो गए एक जज को हटाने के लिए। 5 से 6 फायर वॉल्स हैं, तब जाके एक जज का रिमूवल होता है। इसीलिए जज साहब की इतनी शक्तियां होती हैं। बात समझ आ गई आपको? और रिमूवल का आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 124(4). सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देख लेते हैं क्या क्या है। क्या क्या है? हाँ, मूल अधिकारता माने ओरिजिनल जूरिडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट ऐसे मुद्दे
जो डायरेक्टली आपको कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ना तो हाई कोर्ट में जाते हैं, ना नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। रिट अधिकारिता, मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 32 में कितने 5 टाइप की क्या है, रिट है ना। तो उसके तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी सरकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कौन सी अधिकारिता, कौन सी ज्यूरिडिक्शन के तहत, रिट अधिकारिता के तहत। ठीक है, उसके बाद है अपीलीय अधिकारिता, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई अपील करके, अपील कहाँ से अपील, मान लो कोई नीचे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा मैं, हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, तो अब भैया मुझे परेशानी आ रही है हाई कोर्ट में केस लड़ने में, मैं क्या करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से अपील दायर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट साहब मेरा आप केस सुन लीजिए। अपील करके जाऊंगा मैं, कोई ऐसा केस जिसको अपील करके सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपर कोर्ट में जा रहा है, तो कौन सा अधिकार है, वो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, सलाहकारी अधिकारिता, ये क्या है, आर्टिकल 143। अरे सुप्रीम कोर्ट सलाह भी देता है भाई प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। ओके, पर ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दे वो प्रेसिडेंट को मानना बाध्यकारी है। बात समझ आई आपको। उसके बाद क्या है, अभिलेखी न्यायालय, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, 129 के अंतर्गत है। मैंने मेन आर्टिकल नीचे लिस्ट बना दिए, बस आप यहाँ समझते रहो। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, अरे जो भी जजमेंट देता है ना सुप्रीम कोर्ट, जो भी जजमेंट देता है भाई, उसका एक विवरण रखता है अपने पास में, एक रिकॉर्ड रखता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 129 के तहत। और क्यों रखता है भाई, काम आते रहते हैं ना, फिर उसको बहुत सारे भाई रिकॉर्ड रखेगा, देखेगा कि हमने कौन कौन से जजमेंट दिए हैं पास्ट से लेके फ्यूचर तक। ठीक है, तो उससे बहुत सारी काम निकलता है उससे, इसलिए वो रखता है आगे के फैसले के लिए। उसके बाद क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 13 किसकी शक्ति देता है, जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या है, मोटे तौर पर समझे तो मान लो कोई सरकार में क्या है, एक सरकार ने कोई बिल पारित कर दिया, कोई अधिनियम बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में कई सारे लोग हैं जो चंट चालाक होते हैं, विरोधी या फिर पक्ष वाले, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, भैया इस सरकार ने इसमें ये गलती करी है, तो सुप्रीम कोर्ट साहब आप एक बार इसको देख लो। इसको क्या कहेंगे, वो देख रहा है, वो देख रहा है उस अधिनियम को। 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधियों ने कोई बिल बनाया, 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधियों ने संसद में कोई बिल बनाया और पारित कर दिया, अधिनियम बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है कि वो इस एक्ट को अपना रिव्यू करेगा कि भाई तुमने सही बनाया है, गलत बनाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, कार्यपालिका ने ये एक्ट जो बनाया है वो गलत बनाया है, तो क्या हो सकता है, वो नल एंड वॉइड हो सकता है। ठीक है, वो अधिनियम नहीं रहेगा वो। बात समझ आ गई आपको, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल पर, और ये याद रखने हैं, और ऐसे याद रखने हैं कि लिप्स पे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई आपको, कौन से आर्टिकल के तहत हुई, आर्टिकल 124 के तहत। ठीक है, मेन में बता देता हूं आपको, तदर्थ न्यायाधीश, एक जस्ट सेकंड, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक, क्या है, एडहॉक जज, ये वाला याद रखना है भाई आपको, आर्टिकल 127। अरे एडहॉक कुछ टाइम के लिए जज, एडहॉक। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को राज्य का न्यायालय घोषित करेगा। मूल केंद्र और राज्य, सेंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होते हैं, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 131 के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसके बाद में आर्टिकल 136 याद रखना है, स्पेशल लीव पिटीशन, क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन। मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसको केस को फाइनलाइज कर दिया। अब कोई जो पक्षकारी है वो भाई उसको समझ नहीं आया उनका, वो डिसीजन जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बोला कि नहीं इसमें कुछ खामियां हैं,
तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि सर जी थोड़ा सा इसको दोबारा से रिव्यू कर लो, आप एक बार केस को हमारे को और ले लो इसको। तो वो कौन सी पिटीशन के तहत जाएगा? स्पेशल लीव पिटीशन के तहत जाएगा। बात समझ आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सा है, आपको मैंने बताया आर्टिकल 143 राष्ट्रपति का परामर्श एडवाइजरी है। ठीक है, चलो। और आर्टिकल 141 क्या है कि कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं उस पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो लागू होगा, वो बाध्यकारी होगा। ठीक है, चलो। मेन आपको ये बता दिए मैंने। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, ये देखो। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत हुई? बताओ, अब तो बता ही सकते हो। आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता होती है? संसद का सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, राष्ट्रपति का आदेश, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, संसद का विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट है, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश। तो मैंने क्या बताया था आपको? संसद की विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, इसी को तो कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी इंग्लिश में। ओके। क्वेश्चन हाँ, अनुच्छेद 131 का क्या प्रदान करता है? बताओ कौन सा, बताओ। मैंने आपको भी इंपोर्टेंट लिखाया थे। तो आर्टिकल 131 क्या प्रदान करता है? सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, मूल क्षेत्राधिकार। बात समझ आई? चौथा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून किस पर बाध्यकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कानून घोषित कर दिया तो किस पर बाध्यकारी है? अभी मैंने आपको बताया था, केवल उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालयों पर भारत के सभी न्यायालयों पर। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है ये देखो, 141 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या देता है? जब मैं FR समझा रहा था आपको, मूल अधिकार समझा रहा था, तो क्या है? मौलिक अधिकारों के लिए रिट है। क्या है आंसर? मौलिक अधिकारों के लिए रिट है। आर्टिकल 136 में क्या है? अभी बता रहा था मैं आपको, क्या है? स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। आ गया समझ के विशेष अनुमति क्यों मांगी जाती है? ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, एडवाइस लेता है? तो कौन से बताया मैंने आपको? आर्टिकल 143 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? गलती से मत कर देना 5 वर्ष, 62 वर्ष कार्यकाल, 65 वर्ष तक है। ओके, लेकिन टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है। आर्टिकल 141 क्या करता है? पूर्ण न्याय की शक्ति है, कानून के सभी कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, तदर्थ न्यायाधीश या वेतन भत्ते। बताओ, तो आंसर क्या होगा? कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 141 में। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र किसमें शामिल है? केंद्र राज्य के विवादों में, केवल आपराधिक मामलों में, सिविल अपराधों में। बताओ किस पर? अरे मेन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल है। सुप्रीम कोर्ट का, जस्ट ए सेकंड, बहुत शोर हो रहा है भाई, दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार किसमें सम्मिलित है, शामिल है? अरे सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ये क्या है? मूल क्षेत्राधिकार मतलब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मैंने जो आपको पढ़ाया था। तो सेंट्रल स्टेट के बीच जो विवाद होता है, ठीक है, ये आंसर होगा। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा आर्टिकल है ऊपर, किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 140। ये क्या है? 143 क्या है? क्या बताया था मैंने आपको? चलो मैं आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ। ये प्रेसिडेंट इसको सलाह लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 124 क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। आर्टिकल 32 क्या है? रिट है 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 226 क्या है? राज्य के लिए है। मैंने आपको जब मूलाधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाते हैं? जिस तरह आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसी तरह आर्टिकल 226 से कहाँ जाएंगे? हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में कल पढ़ाऊंगा तो और समझ आ जाएगा। और आंसर क्या होगा इसका? आंसर अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। ओके। सुप्रीम कोर्ट का राज्य का न्यायालय किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन पता है? ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के न्यायालय से कैसे जुड़ता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, ये थोड़ा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। ये कह रहा है कि सेंट्रल स्टेट विवाद, वही कह रहा है सेंट्रल वर्सेस स्टेट का जब मामला आता है तो। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 131। अनुच्छेद 142 क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। अपील का अधिकार नहीं,
न्यायाधीशों का वेतन नहीं, कार्यवाहक न्याय एक्टिंग महाजज नहीं, पूर्ण न्याय की टोटल जस्टिस की शक्ति कौन करता है? आर्टिकल 142 किसको? न्यायपालिका को। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी मैंने बताया था आपको। एडहॉक जज कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 127 के अंतर्गत आता है। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया कि मौलिक अधिकार संशोधन योग्य नहीं है, संसद सर्वशक्तिमान है, राज्य के नीति निर्देशक चुनाव सुधार तो है नहीं, राज्य के नीति निर्देशक संसद सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है। ओके, जस्ट ए सेकेंड। और हाँ, गोलकनाथ केस कब आया? 1967 में। तो क्या है? संसद सर्वशक्तिमान है, नहीं है, मौलिक अधिकार संशोधन योग्य नहीं है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? संसद से कि भैया तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, यू हैव नो राइट्स, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। हाँ, फॉर अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, आपके पास संसद, हाँ, आपके पास कोई शक्ति नहीं है कि आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकें। ठीक है, तो गोलकनाथ केस ने फैसला दिया। तो आंसर कौन सा होगा इसका? मौलिक अधिकार। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी, बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट के लिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।